ओके, सो टिबिया के फ्रैक्चर्स की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं टिबिया के फ्रैक्चर्स के वो होते हैं मिडल थर्ड और इन्फीरियर थर्ड ऑफ द शाफ्ट ऑफ टिबिया। तो यहाँ पे बेसिकली होते क्यों हैं चांसेस ज़्यादा फ्रैक्चर्स के, क्योंकि हमें पता है कि जो टिबिया का इंटीरियर बॉर्डर है वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है और सबक्यूटेनियस होता है। वी कैन ईजिली फील इन आवर लेग्स, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, शिन का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो हमारे पास इंटीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ टिबिया है वो सबक्यूटेनियस होती है और मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास मिडल थर्ड और इंफीरियर थर्ड है वो सबक्यूटेनियस होती है और इसी वजह से ये प्रोन होती है टू द फ्रैक्चर्स। अब यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें कंपाउंड फ्रैक्चर की, तो कंपाउंड का क्या मतलब है, ओपन फ्रैक्चर, ठीक है। ओपन फ्रैक्चर है तो जाहिर बात है कि स्किन को प्रोड्यूट करेगा जो ब्रोकन सेगमेंट है और उसकी वजह से एक्सटर्नल ब्लीडिंग ऑब्जर्व होगी इन द पेशेंट, ठीक है। तो कंपाउंड फ्रैक्चर भी मोस्ट कॉमनली कहाँ पे होता है, मिडल थर्ड एंड इंफीरियर थर्ड ऑफ शाफ्ट ऑफ टिबिया पे और फिब्यूला पे भी साथ ही ऑब्जर्व होगा, ठीक है, कंपाउंड फ्रैक्चर है। और इसके रिज़ल्ट में हमारे पास क्या होगी, ओपन फ्रैक्चर है जिसके रिज़ल्ट में हमारे पास एक्सटर्नल ब्लीडिंग ऑब्जर्व होगी और इसको हम कहते हैं बम्पर फ्रैक्चर भी। अच्छा, बम्पर फ्रैक्चर, इसको हम कंपाउंड फ्रैक्चर को क्यों कहते हैं, बम्पर क्या होता है, कार का जो बम्पर होता है, ठीक है, उससे अगर बंदे की नी की कोलिजन हो जाए एज अ रिज़ल्ट ऑफ एक्सीडेंट, उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो मिडल थर्ड ऑफ द शाफ्ट ऑफ टिबिया यहाँ पे कंपाउंड फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। और साथ ही साथ अगर इस तरह के केस में यानी बम्पर फ्रैक्चर हुआ यानी बम्पर से कोलिजन हुई है तो जो हमारे पास टिबिया के लैटरल और मीडियल कोंडाइल्स होते हैं उसके दरमियान में एक इंटरकोंडाइलर एरिया होता है जो कि मीडियल और लैटरल कोंडाइल्स को सेपरेट कर रहा होता है। तो इंटरकोंडाइलर एरिया में भी फ्रैक्चर लाइन ऑब्जर्व होती है एज अ रिजल्ट ऑफ द बम्पर फ्रैक्चर। तो ये हमारे पास है कंपाउंड फ्रैक्चर। उसके बाद आ जाता है ट्रांसवर्स मार्च या स्ट्रेस फ्रैक्चर्स, ठीक है। बेसिकली ये ज़्यादातर इन्फीरियर थर्ड ऑफ शाफ्ट ऑफ टिबिया में ऑब्जर्व होते हैं और इसके रिज़ल्ट में जो एंटीरियर कॉर्टेक्स ऑफ द टिबिया है, ठीक है, वो फ्रैक्चर हो सकती है। ये किस वजह से होती है कि जैसे फुटबॉल प्लेयर्स वगैरह होते हैं और वो टैकलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, इस केस में उनका जो फुट है वो फिक्स होता है लेकिन जो बोन्स हैं उनकी मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है। और ख़ास तौर पे जो इंफीरियर थर्ड हमारे पास शाफ्ट ऑफ टिबिया एंड फिब्यूला है उनकी मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं। तो अब यहाँ पे फुट फिक्स्ड है, ठीक है, तो पूरा का पूरा स्ट्रेस कहाँ पे पड़ रहा है, इंफीरियर थर्ड ऑफ शाफ्ट्स ऑफ दीज बोन पे। तो इसी स्ट्रेस की वजह से मोस्ट कॉमनली यहाँ पे फ्रैक्चर्स ऑब्जर्व होते हैं। और कौन से फ्रैक्चर ऑब्जर्व होते हैं, ट्रांसवर्स यानी वर्टिकल लाइन जो फ्रैक्चर्स है वो ऑब्जर्व होंगे इन दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डायगोनल फ्रैक्चर। अब डायगोनल फ्रैक्चर बेसिकली क्या है कि वो स्लाइंटिंग लाइन टाइप फ्रैक्चर होता है, ठीक है, और इसमें भी क्या होता है, ओवर राइडिंग ऑफ फ्रेगमेंट्स होता है जिसकी वजह से शॉर्टनिंग ऑफ लेंथ। जैसे कि फेमरल फ्रैक्चर्स में जो स्पाइरल फ्रैक्चर है वो देखा था, ये साथ ही है स्पाइरल फ्रैक्चर, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि ये जो डिस्टल फ्रेगमेंट था ये अपवर्ड मूव किया था ड्यू टू द रेक्टस फेमरस एंड हैमस्ट्रिंग मसल, ठीक है। और ये देखें कि यहाँ पे इन दोनों बोन्स की यानी जो हमारे पास प्रॉक्सिमल सेगमेंट है और डिस्टल सेगमेंट है इनकी ओवर राइडिंग हुई थी। इस डिस्टल फ्रेगमेंट को बेसिकली होना यहाँ इस लेवल पे प्रेजेंट होना चाहिए था लेकिन ये ऊपर की तरफ मूव कर गया जिसकी वजह से जो ओवर और लोअर लिम्ब है उसकी क्या हो गई है, शॉर्टनिंग हो गई है। तो इसी तरह से ये डायगोनल फ्रैक्चर में भी ऑब्जर्व होता है कि ये तो वैसे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर का एक्सरे है लेकिन इसमें भी ज़ाहिर बात है शॉर्टनिंग ऑब्जर्व होगी कि क्या होगा, सिंपली जो डिस्टल फ्रेगमेंट है वो इनवर्ड भी मूव किया और यहाँ पे ओवर राइड भी किया है विद द प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट, ठीक है। तो इसी ओवर राइडिंग ऑफ दीज टू फ्रेगमेंट्स की वजह से जो पूरी की पूरी लोअर लिम्ब है ओवरऑल वहाँ पे शॉर्टनिंग होगी, ठीक है। और जो हमारे पास डायगोनल फ्रैक्चर है उसको हम बूट टॉप फ्रैक्चर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्कीइंग वाले जो लोग होते हैं उनमें कॉमन होता है। स्कीइंग में हमें पता है कि जो आइस है उस पर वो ग्लाइडिंग करते हैं, ठीक है, और उनके भी जो हमारे पास फुट हैं वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। जो बूट उन्होंने पहना होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी लेदर का बना होता है, ठीक है। तो इसी तरह में अगर वो क्या करते हैं कि जैसे हमें पता है कि अगर कोई ऊंचा सा टीला है पहाड़ का, ठीक है, और वहाँ से वो जंप करके नीचे आते हैं तो इसी जंपिंग की वजह से क्या होता है कि वो बूट तो इतना टफ होता है, ठीक है, और उन्होंने जंप भी किया है तो इस जंपिंग की वजह से स्ट्रेस पड़ता है उनके जैसे कि हमने ट्रांसवर्स मार्च फ्रैक्चर में देखा था कि स्ट्रेस पड़ा था उन इंफीरियर थर्ड ऑफ शाफ्ट ऑफ टिबिया। इसी तरह से यहाँ पे भी स्ट्रेस पड़ता है मिडल थर्ड एंड इंफीरियर थर्ड ऑफ शाफ्ट ऑफ टिबिया में
और डायगोनल फ्रैक्चर्स जो हैं वो मोस्ट कॉमनली ऐसे प्लेयर्स में नज़र आते हैं, तो इसलिए हम इसको बूट टॉप फ्रैक्चर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं वो फ्रैक्चर जो कि इन्वॉल्व करते हैं एपीफिशियल प्लेट्स। अब एपीफिशियल प्लेट्स क्या होती हैं? बेसिकली ये डिस्क होती हैं हाईलाइन कार्टिलेज की बिटवीन द एपीफिसिस एंड मेटाफिसिस ऑफ द बोन। ठीक है, एपीफिसिस हमें पता है कि अपर एंड होता है, ठीक है, और जो हमारे पास मेटाफिसिस होता है डैट इज़ बिटवीन द एपीफिसिस एंड डायफिसिस ऑफ द बोन। ठीक है, तो जो हमारे पास ये डिस्क ऑफ हाईलाइन कार्टिलेजेस हैं डैट आर प्रेजेंट बिटवीन द एपीफिसिस एंड मेटाफिसिस ऑफ द बोन, और बेसिकली इनका काम हमें पता है कि क्या होता है कि ये बोन ग्रोथ में, बोन डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। तो कोई भी ऐसा फ्रैक्चर है या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वायलेंस है जिसकी वजह से ये एपीफिशियल प्लेट्स डिस्टर्ब हो गई हैं, तो उसकी वजह से जो चाइल्ड की बोन ग्रोथ है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी, ठीक है, और उसकी बोन डेवलपमेंट सही तरह से नहीं होगी। अब इसमें एक हमारे पास डिज़ीज़ आ जाती है ऑस्गुड-श्लाइटेड डिज़ीज़। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास टिबियल ट्यूबरोसिटी होती है, टिबियल ट्यूबरोसिटी में पता है इंटीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ टिबिया पे प्रेजेंट होती है। तो टिबियल ट्यूबरोसिटी बेसिकली किससे बन रही होती है? इन्फीरियर बोन ग्रोथ से बन रही होती है फ्रॉम द एपीफिशियल लाइन, यानी ये जो एपीफिसिस और ये मेटाफिसिस है, ठीक है, इसके दरमियान हमने कहा था ना एपीफिशियल प्लेट प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसी एपीफिशियल प्लेट का जो इन्फीरियर बोनी पार्ट है या इन्फीरियर पार्ट हम सिंपली कह दें, वो क्या बना रहा होता है? टिबियल ट्यूबरोसिटी बना रहा होता है, ठीक है, और ये बेसिकली बन जाता है 10 ईयर्स ऑफ एज में, ठीक है, और एक सेपरेट सेंटर भी होता है टिबियल ट्यूबरोसिटी के लिए, और वो अपीयर होता है 12 ईयर्स ऑफ एज में। तो कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी वायलेंस, उसे ट्रॉमा लगा है इस जगह पे, या इनडायरेक्ट वायलेंस है, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि स्ट्रेस की वजह से भी फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, तो कोई भी स्ट्रेस पड़ा है जिसकी वजह से ये जो एपीफिशियल प्लेट डिसरप्ट हो गई है, तो ऑब्वियसली इसके इन्फीरियर पार्ट ने टिबियल ट्यूबरोसिटी बनानी थी, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो टिबियल ट्यूबरोसिटी है इसकी हो जाएगी इन्फ्लेमेशन और स्वेयर क्रॉनिक पेन ऑब्जर्व होगा ड्यूरिंग एडोलेसेंस, तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑस्गुड-श्लाइटेड डिजीज़। और ऑब्वियसली डिस्ट्रप्शन की वजह से जो हमारे पास ग्रोथ ऑफ द बोन है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, वो भी जियोपार्टाइज्ड होगी, ठीक है। तो ऑस्गुड-श्लाइटेड डिजीज़ में हमारे पास क्या होगा कि ये जो टिबियल ट्यूबरोसिटी है इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और स्वेयर क्रॉनिक पेन ऑब्जर्व होगा, और ये ख़ास तौर पे यंग एथलीट्स में ये डिज़ीज़ जो है वो कॉमन होती है। देन फिब्यूलर फ्रैक्चर की अगर हम बात करते हैं तो सिंपली ये किस तरह से हो रही होती है? एक तो सबसे पहले कि ये कहाँ हो रही होती है, जैसे टिबिया में हमने देखा ना, मिडल थर्ड एंड इंफीरियर थर्ड ऑफ द शाफ्ट ऑफ इंटीरियर सरफेस ऑफ टिबिया में ज़्यादातर होता है। तो फिब्यूला जो हमारे पास लैटरल मेलियोलस होता है, लैटरल मेलियोलस के 2 to 6 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल ऑब्जर्व होता है फिब्यूलर फ्रैक्चर्स। और अगर हम फिब्यूलर फ्रैक्चर्स की बात करें तो ये मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होते हैं विद द फ्रैक्चर डिसलोकेशंस ऑफ द एंकल जॉइंट, ठीक है। अब हमें पता है कि एंकल जॉइंट तो टिबिया और टेलिस बोन के दरमियान होता है, तो इसमें फिब्यूला कहाँ से आ गई? तो फिब्यूला बेसिकली क्या कर रही होती है कि फिब्यूला और टेलिस के दरमियान कुछ लिगामेंट्स अटैच्ड होते हैं, तो इन्हीं अगर एंकल जॉइंट है, ठीक है, उसका अगर फ्रैक्चर हुआ है तो ऑब्वियसली इस लिगामेंट की भी टियरिंग होगी, और लिगामेंट की टियरिंग की वजह से जो फिब्यूला बोन है इस पर स्ट्रेस पड़ सकता है और इसी स्ट्रेस की वजह से फ्रैक्चर होगा, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली इस तरह भी हो सकता है कि अगर कोई बंदा स्लिप हुआ है या फिर किसी भी वजह से उसका पैर जो है एक्सेसिवली इन्वर्टेड पोजीशन पे आ गया है, ठीक है, कोई भी वजह हो सकती है, जैसे कि पैर मुड़ गया है, ठीक है, मुड़ गया है इन्वर्टेड पोजीशन पे, यानी टुवर्ड्स द मीडियन लाइन, ठीक है, पैर मुड़ गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ऑब्वियसली ये जो हमारे पास लिगामेंट है जो कि फिब्यूला और टेलिस बोन के दरमियान है, इसकी टियरिंग होगी, एवल्जन होगी, रप्चरिंग होगी, जो भी कह रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि टेलिस बोन जो है फोर्सिबली जो है टेलिस की टिल्टिंग होगी अगेंस्ट द लैटरल मेलियोलस, जो कि लैटरल मेलियोलस पे जो है स्ट्रेस डालेगी, और जब स्ट्रेस इस बोन पे डालेगी तो ये वैसे भी बहुत थिन बोन होती है, तो स्ट्रेस की वजह से हमारे पास जो 2 to 6 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू द लैटरल मेलियोलस है, यहाँ पे फ्रैक्चर ऑब्जर्व होता है, ठीक है।
और इसके अलावा जो हमारे पास लैटरल और मीडियल मेडुलाई हैं, इनके ज़्यादातर फ्रैक्चर बास्केटबॉल प्लेयर्स वगैरह में होते हैं। अब क्यों होते हैं, वही बात आ जाती है इसमें कि हमारे पास इस वाली जो हमारे पास साइड है बोन की, इधर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है इन दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स, इस वजह से यहाँ पे फ्रैक्चर जो है वो कॉमन होते हैं। और अगर हमारे पास फिब्यूला का फ्रैक्चर होता है तो फिब्यूला ऑल्दो एंकल जॉइंट में अपना इस तरह से रोल प्ले नहीं कर रही होती है, लेकिन ये जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है, एंकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही होती है। तो ज़ाहिरी बात है अगर फिब्यूला का फ्रैक्चर हुआ है तो वॉकिंग भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है इन केसेस में। देन हमारे पास आ जाते हैं बोन ग्राफ्ट्स, ठीक है। बोन ग्राफ्टिंग का क्या मतलब है कि ऐसे एरिया जहाँ पे बोन सेगमेंट्स के फ्रैक्चर हो गए हैं। अगर अक्सर ऐसा भी होता है कि जब फ्रैक्चर हुआ है इस तरह से स्फेयर फ्रैक्चर हुआ है कि बोन्स के बहुत छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हो गए हैं, तो ऑब्वियसली वो तो दोबारा से स्प्लिंटिंग नहीं कर सकते ना हम उनकी। तो क्या करते हैं कि कहीं और से बोन का सेगमेंट उठा के वहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो मोस्ट कॉमनली फिब्यूला की जो है ग्राफ्टिंग के लिए हम लेते हैं, ठीक है। और इसका अब जैसे यहाँ पे ये एक सेगमेंट उठाया है, ठीक है, तो ये इस सेगमेंट में हमारे पास न्यूट्रिएंट आर्टरी भी होगी, ठीक है। और जो हमारे पास क्या करेगी कि जहाँ पे नई जगह पे ये ग्राफ्टिंग की है, ठीक है, तो इसी आर्टरी की वजह से ज़ाहिर बात है कि वो लाइव रहेगी और ग्रो करेगी, ठीक है। और देन अल्टीमेटली वो अपना जो ब्लड सप्लाई है, ठीक है, वो डेवलप कर लेगी विद द न्यू प्लेस और एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। न्यूट्रिएंट आर्टरी की वजह से जो है अलाइव वो रहती है, ठीक है। तो इस वजह से ऐसी जगह से ऑब्वियसली फिब्यूला का ग्राफ्ट उठाना पड़ेगा जहाँ पे न्यूट्रिएंट आर्टरी हो। तो न्यूट्रिएंट फोरामेन बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड होती है, इन द मिडल थर्ड ऑफ द फिब्यूला पे। तो ऑब्वियसली अगर हम ग्राफ्ट ले रहे हैं तो हम मिडल थर्ड ऑफ द फिब्यूला से लेंगे ताकि न्यूट्रिएंट आर्टरी भी उसके साथ आए और वो जहाँ नई जगह पे हम लगाएं तो वो अलाइव रहे और अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। अदरवाइज़ तो वो उस जगह पे एडजस्ट नहीं कर पाएगी और ना ही अलाइव रह पाएगी। तो इस वजह से इस बात का ख्याल रखना पड़ता है। और हाँ, जो इंटीरियर टिबिया है, ठीक है, उसको भी हम ग्राफ्टिंग के लिए ले सकते हैं क्योंकि इंटीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट और टिबिया हमें पता है कि सबक्यूटेनियस है, तो वो ईज़िली एक्सेसिबल है। इस वजह से हम इंटीरियर टिबिया को भी ग्राफ्टिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं चिल्ड्रन वगैरह में। अच्छा, अब यहीं पे बात आ जाती है एक इंट्रोशियस टिबिया इन्फ्यूजन की, जो कि ख़ास तौर पे इन्फेंट्स में होती है, ठीक है। ये जो हमारे पास इन्फ्यूजन्स हैं हम इधर क्यों कर रहे होते हैं, चिल्ड्रंस में, ऐसे चिल्ड्रन के इन्फेंट्स में कर रहे होते हैं जहाँ पे जो इंट्रावीनस लाइन है वो ऑब्टेन नहीं हो सकती या बहुत मुश्किल से होती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे यानी जो हमारे पास टिबिया है इसमें फ्लूइड्स की और ब्लड की इन्फ्यूजन करते हैं इन द इन्फेंट्स। अब इसके लिए एक प्रोसीजर होता है छोटा सा, ठीक है। वो क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि डिस्टल लेग को सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, और इंटीरियर सबक्यूटेनियस ऑफ टिबिया को हम पैल्पेट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि इंटीरियर जो सरफेस है टिबिया के वो इजीली पैल्पेबल है, ठीक है, सबक्यूटेनियस होती है, उसको हम पैल्पेट कर लेते हैं। दूसरा हम क्या काम करते हैं कि इंफ्रापिटेलर ब्रांच ऑफ स्टेफनस नर्व को हमने एनेस्थेसाइज करके ब्लॉक करना होता है, क्योंकि जो हमारे पास ये वाला पार्ट है टिबिया का उसको सेंसरी नर्व सप्लाई इंफ्रापिटेलर ब्रांच ऑफ स्टेफनस नर्व कर रही होती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इस नर्व को हमने ब्लॉक करना होता है ताकि ये नर्व इम्पल्सेस ना भेजे ब्रेन को और ऑब्वियसली उसके रिजल्ट में पेन ना हो इस जगह पे, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 इंचेस डिस्टल टू द टिबियल ट्यूब्रोसिटी। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल टिबियल ट्यूब्रोसिटी है तो 1 इंचेस इसके डिस्टल जो है एनेस्थीसिया दिया जाता है टू ब्लॉक द इंफ्रापिटेलर ब्रांच ऑफ स्टेफनस नर्व। उसके बाद हम क्या करते हैं कि बोन में ये जो नज़र आ रही है ना, ये बोन मैरो नीडल इसका नाम होता है, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट करते हैं एट द राइट एंगल टू द बोन और फिर इसकी पियर्सिंग करवाते हैं। तो पियर्स करवाते वक्त ये किन किन स्ट्रक्चर से पास करेगी, सबसे पहले स्किन से, फिर सुपरफिशियल फेशिया से, फिर डीप फेशिया से, फिर टिबियल पेरियोस्टियम है, फिर कॉर्टेक्स ऑफ टिबिया। जब ये पहुंच जाएगी मेड्यूला ऑफ बोन पे और फाइनली बोन मैरो पे, तो जो हमारे पास ये बोन मैरो नीडल इंजेक्ट कर रहा होगा उसे ये फील हो जाएगा कि अब नीडल जो है वो बोन मैरो तक पहुंच गई है और फाइनली वो वहाँ पे जो है जो हमारे पास इन्फ्यूजन है
वो बोन मैरो में पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं, ये इन्फ्यूजन करते हैं और ये इन्फेंट्स में करते हैं ताकि जो है वो फ्लूइड्स और ब्लड्स की जिनमें ज़रूरत है उसको हम फुलफ़िल कर सकें। और ऑब्वियसली जो नीडल है उसको थोड़ा सा कॉर्डल ही रखते हैं हम, ताकि जो एपिफिशियल प्लेट है, अभी जैसे कि डिस्कस हुआ बिटवीन द एपिफिसिस एंड द मेटाफिसिस, जो एपिफिशियल प्लेट है वो डिसरप्ट ना हो जाए। वैसे ही वो इन्फेंट है, ठीक है, अगर वो एपिफिशियल प्लेट डिसरप्ट हो जाएगी अभी तो हमारे पास प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स वैसे 12th वीक में बन जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो एज होती है ग्रोथ की, तो एपिफिशियल प्लेट अगर हमारे पास डिस्टर्ब हो जाएगी तो बोन ग्रोथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। इस वजह से इस बात का ख्याल रखना होता है पोजीशनिंग का इन द इंटीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ टिबिया में।